हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जामिज़ोन पे। तो फिर से मैं हाजिर हूँ 28 जनवरी 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे ये किस डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 27 जनवरी को। कब? 27 जनवरी को इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे ऑब्जर्व किया जाता है। ये देख लीजिए, 2006 से यानी 2006 से हर वर्ष 27 जनवरी को इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे ऑब्जर्व किया जाता है। अच्छा, ये 27 जनवरी को ये दिन जो है होलोकॉस्ट डे क्यों ऑब्जर्व किया जाता है मैं बता दूं। जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उस दौरान 1941 से लेकर 1945 के बीच में जो नाजी जर्मनी था, जिसको हिटलर द्वारा लीड किया जा रहा था, उसने एक छोटे से कमरे में कई सारी यहूदियों को बंद कर कर उनकी हत्या कर दी थी। लगभग 6 मिलियन यूरोपियन जूस जो होते हैं 60 लाख। तो एक छोटे से कमरे में, सपोज करिए 10 बाय 10 के कमरे में 1000 आदमियों को बंद कर दिया है तो उनकी घुटन से मौत हो जाती है। उसको याद करने के लिए हर वर्ष 27 जनवरी को इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे मनाया जाता है। 2006 में पहली बार मनाया गया था। इस बार का जो इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे है, थीम क्या है इसका? फेसिंग द आफ्टरमैथ, रिकवरी एंड रिकॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर होलोकॉस्ट। ये थीम याद रखिएगा। तो 25 को आपको पता ही है वोटर्स डे था, नेशनल वोटर्स डे। 26 को इंटरनेशनल कस्टम डे। अब 27 को क्या हुआ है? इंटरनेशनल होलोकॉस्ट डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया के स्पिरिट को सेलिब्रेट करने के लिए भारत पर्व 2021 रिसेंटली किस मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया है? भारत पर्व 2021 इसको ऑर्गेनाइज किया है टूरिज्म मिनिस्ट्री ने। किसने? टूरिज्म मिनिस्ट्री ने। ये देख लीजिए, रिसेंटली भारत पर्व 2021 को ऑर्गेनाइज किया गया है। इसको ऑर्गेनाइज किसने किया है? तो टूरिज्म मिनिस्ट्री ने। और इनॉग्रेट किसने किया है? तो ओम बिरला, जो कि लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला, उनके द्वारा भारत पर्व 2021 को इनॉग्रेट किया गया है। टूरिज्म मिनिस्ट्री जो है 2016 से हर वर्ष ये भारत पर्व ऑर्गेनाइज करती है रेड फोर्ट पर। लेकिन इस बार क्योंकि कोविड क्राइसिस चला तो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के बाद ये भारत पर्व जो है वर्चुअल तरीके से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इस दौरान यानी प्रसार भारती ने भारत पर्व 2021 के दौरान जो हमारा इंडिया गेट है उसके आसपास एक भारत श्रेष्ठ भारत एफर्ट्स को प्रमोट करने के लिए एक वर्चुअल स्टॉल भी लगाया है, जो कि वर्चुअल तरीके से लगाया गया है। तो आप देखिएगा, प्रसार भारती ने वर्चुअल स्टॉल लगाया है भारत पर्व एक भारत श्रेष्ठ भारत को प्रमोट करने के लिए। प्रसार भारती की बात कर लेते हैं तो 1997 में स्थापना हुई थी इसकी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और सीईओ कौन है? शशि शेखर वेम्पाती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया के राष्ट्रपति यानी कि रामनाथ कोविंद जी ने जो 72nd रिपब्लिक डे था, 72वां गणतंत्र दिवस, उस दिन कितने गैलेंट्री अवार्ड्स की घोषणा की? तो इस बार 455 गैलेंट्री अवार्ड्स घोषित किए गए हैं हमारे, मतलब कि दिए गए हैं, ये मान लीजिए घोषित किया गया है, अनाउंसमेंट किया गया है इनका। रिसेंटली प्रेसिडेंट जी ने 455 गैलेंट्री अवार्ड्स की घोषणा की है, जो डिफेंस फोर्सेस के पर्सनल्स होते हैं उनको दिए जाते हैं। इसमें 1 महावीर चक्र दिया गया है, 5 कीर्ति चक्र दिए गए हैं, 5 वीर चक्र और 7 शौर्य चक्र। आपको याद होगा जब लद्दाख में मुठभेड़ हुई थी चाइना के साथ तो कर्नल संतोष बाबू, इनका निधन हो गया था। 16 बिहार रेजिमेंट से थे, इनको महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है मरणोपरांत। तो आप देखिएगा, महावीर चक्र से पोस्टुमसली कर्नल संतोष बाबू को सम्मानित किया गया है। उसके अलावा सीआरपीएफ के डेप्यूटी कमांडेंट राहुल माथुर को कीर्ति चक्र दिया गया है, ये आपको नाम जरूर याद रखना है। गैलेंट्री अवार्ड समारोह के दौरान जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, इन्होंने गैलेंट्री अवार्ड पोर्टल का एक नया वर्जन लॉन्च किया है। गैलेंट्री अवार्ड्स क्या होते हैं? परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र। देखिए, कहने के लिए तो बहुत बड़े बड़े अवार्ड हैं ये, लेकिन मैं एक सिंपल सा फंडा आपको बताता हूँ। जब किसी भी आर्मी ऑफिसर को परमवीर चक्र दिया जाता है तो उसकी सैलरी में 2500 रुपये का इंक्रीमेंट कर दिया जाता है। ये आपको मजाक नहीं लग रहा है? परमवीर चक्र बहुत ही रेयर केस में मिलता है, उससे 3 गुने लोगों को या 4 गुने लोगों को इंडिया में भारत रत्न मिल चुका है, और परमवीर चक्र 1/4 लोगों को मिला है, लेकिन सैलरी बढ़ाई जाती है उनकी 2500। और हमारे नेताओं को क्या मिलता है वो आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्वा रिजुवेनेशन प्लांट जो कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए और इरिगेशन एप्लीकेशन के लिए रिसेंटली अनवील किया गया है, किसके द्वारा? तो CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने एक्वा रिजुवेनेशन प्लांट को इनॉग्रेट किया है, अनवील किया है। ये देख लीजिए, CSIR की एक लेबोरेटरी है CMERI, सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि कोलकाता में है।
इसके द्वारा एक्वा रिजुनेशन प्लांट को अनवील किया गया है जो कि वेस्ट वाटर को ट्रीट करेगा और बेहतर इरिगेशन एप्लीकेशन प्रोवाइड करेगा। एक्वा रिजुनेशन प्लांट 6 स्टेज प्योरीफिकेशन प्रोफाइल देता है। तो 6 स्टेज का आपको नाम रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखिएगा एक्वा रिजुनेशन प्लांट ये CSIR द्वारा बनाया गया है जो एक दिन में 24,000 लीटर वाटर को ट्रीट करता है जो कि 4 एकड़ लैंड के लिए सफिशियंट है। तो आप इतना याद रखिएगा। CSIR की बात करें, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, 1942 सितंबर में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। हमेशा इसके प्रेसिडेंट कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वर्तमान में DG कौन है CSIR के? तो शेखर C मांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी की जो फ्रंटियर गजराज कॉर्प्स है उसके कमांडिंग ऑफिसर कौन अपॉइंट हुए हैं? तो इंडियन आर्मी की फ्रंटियर गजराज कॉर्प्स इसके कमांडिंग ऑफिसर बने हैं राजीव खोसला। कौन बने हैं? राजीव खोसला। ये देखिए, ये हैं राजीव खोसला। ये इंडियन आर्मी की फ्रंटियर गजराज कॉर्प्स के कमांडिंग ऑफिसर बने हैं। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो शांतनु दयाल को रिप्लेस कर दिया है। राजीव खोसला जी अभी इंडियन आर्मी का जो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में वहाँ पर थे, अब गजराज कॉर्प्स को लीड करेंगे। ये जो गजराज कॉर्प्स है इसको अक्टूबर 1962 में बनाया गया था। तब इंडिया चाइना का वॉर चल रहा था। बनाया किसने था? लेफ्टिनेंट जनरल ब्रिजमोहन कौल ने बनाया था। अभी भी तेजपुर असम में जो माओइस्ट एक्टिविटीज़ होती हैं उनको रोकती है ये इंडियन आर्मी की फ्रंटियर गजराज कॉर्प्स, जिसको कमांडिंग ऑफिसर मिले हैं कौन? रवीन खोसला। तो आप देखिएगा रवीन खोसला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया की फर्स्ट बोट लाइब्रेरी किस इंडियन सिटी में इनॉग्रेट की गई है? तो इंडिया की पहली बोट लाइब्रेरी इनॉग्रेट की गई है कोलकाता में। कहाँ पर? कोलकाता में। ये देखिए, रिसेंटली इंडिया की फर्स्ट बोट लाइब्रेरी कोलकाता में इनॉग्रेट की गई है हुगली रिवर पे। इसमें क्या होगा? एक नाव होगी, उसमें लाइब्रेरी होगी। तो जब भी आप टूर पर जाएंगे तो 3 घंटों की ये जर्नी होगी आपकी, 3 आवर्स लॉन्ग ट्रिप होगी। इसमें आप बुक्स के साथ साथ कोलकाता की ब्यूटी का भी अंदाज़ा ले पाएंगे। यानी टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए कोलकाता गवर्नमेंट ने इंडिया की फर्स्ट बोट लाइब्रेरी इनॉग्रेट की है। कहाँ पर? हुगली रिवर में, कोलकाता में। ये देख सकते हैं 3 ट्रिप्स प्रोवाइड करेगा ऑल वीकडेज में, यानी सभी दिन 3 बार आपको ट्रिप मिलेगी इस पर। साथ ही साथ फ्री वाईफाई फैसिलिटी मिलेगी। तो कोलकाता कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। CM कौन है? ममता बनर्जी। गवर्नर कौन है? ये गवर्नर नहीं है, जगदीप धनखड़ हैं गवर्नर। आप देखिएगा ये कहाँ के हैं? VP सिंह बदनौर, मेरे ख्याल से हरियाणा के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया ने 2021 में जो यूनाइटेड नेशन पीस बिल्डिंग फंड है उसके लिए कितना अमाउंट अनाउंस किया है? तो इंडिया गवर्नमेंट ने $1.5 लाख, कितना? 1.5 $1.5 लाख अनाउंस किया है यूनाइटेड नेशन पीस बिल्डिंग फंड के लिए। ये देख लीजिए, इंडियन गवर्नमेंट ने 2021 के लिए $1.5 लाख अनाउंस किया है यूनाइटेड नेशन पीस बिल्डिंग फंड के लिए। मैं आपको बता दूं, पीस बिल्डिंग फंड 5 वर्ष की एक स्ट्रेटजी है जो 2020 से 2024 के लिए मतलब कि बनाई गई है। और इसको रिक्वायरमेंट है कितने फंड की? $1.5 बिलियन। इंडिया ने सिर्फ 1 वर्ष के लिए यानी कि 2021 अभी के लिए $1.5 लाख दिए हैं। यहाँ पे देखिएगा। तो 5 वर्ष के लिए यूनाइटेड नेशन पीस बिल्डिंग फंड बनाया गया है जिसकी टोटल कॉस्ट यानी कि उसको रिक्वायरमेंट कितनी है? $1.5 बिलियन। बिलियन बोल रहा हूँ, मिलियन नहीं। अच्छा, ये जो $1.5 लाख है ये अनाउंस किसने किया है? तो TS त्रिमूर्ति ने, जो कि यूनाइटेड नेशन में इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो ये भी याद रखिएगा, इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव UN में कौन है? TS त्रिमूर्ति। और आप सभी को पता है यूनाइटेड नेशन जो पीस कीपिंग फोर्स है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में शांति व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए काम करती है। किसके अंतर्गत कार्य करती है? UNSC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बुक है जिसका नाम है 10 लेसन्स फॉर अ पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड। ये बुक किसने लिखी है? तो 10 लेसन्स फॉर अ पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड ये बुक लिखी गई है फरीद जकारिया। किसके द्वारा? फरीद जकारिया। ये देखिए, ये है बुक 10 लेसन फॉर अ पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड बाई फरीद जकारिया। ये इंडियन अमेरिकन ऑथर हैं फरीद जकारिया। इन्हीं के द्वारा 10 लेसन फॉर अ पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड लिखी गई है। मैं बता दूं आपको, रिसेंटली जो CNN है, एक न्यूज़ एजेंसी है, मेरे ख्याल से ब्रिटिश न्यूज़ एजेंसी है CNN, इसके द्वारा लास्ट डिकेड के 10 ग्लोबल थिंकर चुने गए थे, उसमें से एक है फरीद जकारिया। और उन्हीं ने ये बुक लिखी है 10 लेसन्स फॉर अ पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड। जिस बुक को पब्लिश किया जाएगा पेंगुइन न्यू दिल्ली में स्थित एक पब्लिकेशन है, वही पब्लिश करेगा इस बुक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल, ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल की फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन कौन बनी है? तो ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल BCCC की फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन बनी है जस्टिस दीपा मित्तल। जो JNK यूनियन टेरिटरी था, इसकी फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस थी गीता मित्तल, वही अब BCCC की फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन बनी है। ये देख लीजिए, ये हैं जस्टिस गीता मित्तल। दिल्ली हाई कोर्ट की पहली महिला जज बनी थी, उसके बाद जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की पहली चीफ जस्टिस बनी महिला चीफ जस्टिस। अब ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल की भी फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन बन गई हैं। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो जस्टिस विक्रमजीत सेन को रिप्लेस कर दिया है। जो BCCC होता है, ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल, ये किसके अंतर्गत कार्य करता है? तो ये इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन के तहत कार्य करता है और ब्रॉडकास्टिंग से रिलेटेड जितनी भी कंप्लेंट्स होती हैं, कोई सेक्सुअल कंटेंट हुआ या रिलीजियस भावना को उसने हर्ट किया, तो वो सारी कंप्लेंट BCCC को ही दी जाती हैं। और ये इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन के तहत कार्य करता है, जिसकी फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन कौन बनी है? गीता मित्तल। आप देखिएगा, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन की बात करें तो 1999 में स्थापना हुई थी और ये जो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री है उसके स्पोक्स पर्सन के तौर पर कार्य करता है। अच्छा, ये जो BCCC है, इसको किसी एक्ट द्वारा बनाया नहीं गया है। आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल एयर क्वालिटी कमीशन। कुछ दिन पहले ही मैंने आपको पढ़ाया था नेशनल एयर क्वालिटी कमीशन। आपको बताना है इसके फर्स्ट चेयरपर्सन कौन अपॉइंट हुए हैं। तो इसके फर्स्ट चेयरपर्सन अपॉइंट हुए हैं MM कुट्टी जी। नेशनल एयर क्वालिटी कमीशन के फर्स्ट चेयरपर्सन अपॉइंट हुए हैं, ये हैं MM कुट्टी। दिल्ली गवर्नमेंट के चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं MM कुट्टी। ये नेशनल एयर क्वालिटी कमीशन के फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं। नेशनल एयर क्वालिटी जो कमीशन है वो दिल्ली NCR में एयर क्वालिटी है उसका मैनेजमेंट का कार्य करता है। पहले ये काम EPCA करता था, इन्वायरमेंट पोल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई थी 1998 में। अब उसको डिसमेंटल कर दिया गया है EPCA को, जिसको रिप्लेस कर दिया है नेशनल एयर क्वालिटी कमीशन ने, NAQM ने। मैं बता दूं, जो नेशनल एयर क्वालिटी कमीशन है वो दिल्ली सहित इन 5 स्टेट्स यानी NCR की बात करें, NCR में ही आपके एयर क्वालिटी को मेंटेन करता है। बाकी पूरे इंडिया से उसका कोई मतलब नहीं है। कुछ समय पहले मैंने आपको पढ़ाया था, जो ये कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है उसने डिसीजन लिया है कि दिल्ली में नेशनल कैपिटल रीजन में डिसीजन सपोर्ट सिस्टम इस्टेब्लिश किया जाए, जो ये डिसीजन ले कि एयर क्वालिटी को वैसे मेंटेन करना है दिल्ली में। तो नेशनल एयर क्वालिटी कमीशन के चेयरपर्सन कौन बने हैं? फर्स्ट चेयरपर्सन कौन बने हैं? MM कुट्टी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है अपनी फर्स्ट वुल्फ सेंचुरी सेटअप करने के लिए? तो रिसेंटली कर्नाटका गवर्नमेंट कहा है कि वो अपनी पहली जो भेड़ियों वाली सेंचुरी है, यानी जहाँ पर भेड़िए रहेंगे, उसको इस्टेब्लिश करेगा। ये देख लीजिए, कर्नाटक के जो CM हैं BS येदियुरप्पा, वो 800 एकड़ एरिया में जो बनकापुरा फॉरेस्ट रिजर्व है कोप्पल डिस्ट्रिक्ट में कर्नाटका रीजन के, वहाँ पर ये कर्नाटक की फर्स्ट वुल्फ सेंचुरी सेटअप की जाएगी। तो ग्रे वुल्फ मेनली वहाँ पर पाए जाएंगे, जो कि ये कह सकते हैं कर्नाटक की पहली ग्रे वुल्फ सेंचुरी होगी। कहाँ पर? कोप्पल डिस्ट्रिक्ट में। मैं आपको बता दूं, जब ये सेंचुरी सेटअप हो जाएगी तो इसका नाम होगा बनकापुर वुल्फ सेंचुरी। इंडिया का जो फर्स्ट वुल्फ्स के लिए प्रोटेक्टेड एरिया था वो मेलकोटे रीजन था, कर्नाटक में ही था वो भी। तो मेलकोटे रीजन इंडिया का फर्स्ट वुल्फ प्रोटेक्टेड एरिया था, वो भी कर्नाटक में था। अब कर्नाटक गवर्नमेंट अपने स्टेट की फर्स्ट वुल्फ सेंचुरी स्थापित कर रही है। कहाँ पर? बनकापुर। कहाँ पर? कोप्पल डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक में। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में ही जो हुबली है वहाँ पर वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म बन रहा है 1505 मीटर का। CM आपको पता है BS येदियुरप्पा, गवर्नर कौन है? बज्जू भाई वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस बार पहली बार ऐसा हुआ है जब इंडिया के रिपब्लिक डे परेड में किसी कंट्री की तीनों सेनाओं ने पार्टिसिपेट किया है। आपको उस कंट्री का नाम बताना है। तो बांग्लादेश वर्ल्ड की पहली कंट्री बन गई है जिसकी तीनों सेनाओं ने इंडिया की रिपब्लिक डे परेड में पार्ट लिया है। ये देख लीजिए, बांग्लादेश की ट्राई सर्विसेज ने रिपब्लिक डे परेड में भाग लिया है और ऐसा पहली बार हुआ है। इंडिया की देखिए 50 वर्षों से हम लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं रिपब्लिक डे परेड की, लेकिन कभी तक किसी कंट्री की तीनों सर्विसेज ने पार्टिसिपेट नहीं किया है। बांग्लादेश पहली कंट्री हो गई है, क्योंकि बांग्लादेश का जो मुक्ति दिवस है रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया है, उसकी वर्षगांठ 50वीं होने वाली है। तो उसको सेलिब्रेशन के तौर पर इंडिया के रिपब्लिक डे परेड में तीनों सेनाओं ने पार्टिसिपेट किया और ऐसा करने वाला बांग्लादेश वर्ल्ड का पहला कंट्री है। तो आप देखिएगा, बांग्लादेश की बात करें, कुछ समय पहले ही इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो एनर्जी सेक्टर पर
ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटी है उसकी 19वीं मीटिंग हुई कहाँ पर, ढाका में। ये मैंने आपको पढ़ाया था। बांग्लादेश की करेंसी तो आपको पता ही है टका, कैपिटल मैंने बता ही दिया आपको ढाका। पीएम कौन है, शेख हसीना। प्रेसिडेंट कौन है, अब्दुल हामिद। यह क्वेश्चन है, एक मोबाइल एक्शन गेम है जिसका नाम है फौजी, जैसे पबजी है वैसे ही फौजी, फियरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड्स। इसको किसके द्वारा अनाउंस किया गया है, लॉन्च किया गया है, तो अक्षय कुमार ने इसको लॉन्च किया है फौजी गेम को। ये मोबाइल एप्लीकेशन गेम है फौजी, ये देख लीजिए, फियरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड्स, ये फुल फॉर्म पूछ सकते हैं आपको, तो याद रखिएगा। 72 यानी 72वें रिपब्लिक डे के दौरान अक्षय कुमार द्वारा ये फौजी गेम लॉन्च किया गया है। फौजी को बनाया किसने है, तो इसको बनाया है बेंगलोर बेस्ड एक स्टूडियो है कोर गेम्स, ऐसा कहा जाता था। देखिए ये कॉन्सेप्ट लिखा है अक्षय कुमार ने दिया था, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की जब हत्या हुई थी तो ऐसा कहा गया है ये गेम जो है उनका कॉन्सेप्ट था फौजी, लेकिन उसको ले लिया गया चीटिंग करके। बाकी अंदर की बात क्या है कोई नहीं जानता है, लेकिन ये धारणाएं थी। इसका मैं कोई सोर्स नहीं हूँ कि मैं पक्का कह रहा हूँ कि हाँ पता लगा अक्षय कुमार मेरे ऊपर केस कर दे, मैं भागता फिरूँ। वैसे 26 को इन्होंने फौजी गेम लॉन्च कर दिया, और 26 को मैंने आपको बताया था इंटरनेशनल कस्टम डे भी था, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया का नेशनल डे था। फौजी से मिलता जुलता एक और गेम है पबजी। पबजी का फुल फॉर्म क्या है, प्लेयर्स अननोन बैटल ग्राउंड्स, हालांकि इंडिया में बंद कर दिया गया है पबजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट 2021 को किसका रिलीज़ किया गया है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट इसको रिलीज़ किया है यूएन दिशा ने। किसने, UNDECA, यानी यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स। इन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट 2021 को रिलीज़ कर दिया है। इसमें इंडिया की इकोनॉमी और ग्लोबल इकोनॉमी के विषय में बात की गई है। इन्होंने बताया है जो करंट फाइनेंशियल ईयर है, यानी कि जो समाप्त होने वाला है मार्च 31 को समाप्त हो जाएगा, उस दौरान इंडिया की GDP 9.6% कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 7.3% ग्रोथ रहेगी। पता नहीं क्या हिसाब से ये बता रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। हालांकि ग्लोबल इकोनॉमी के विषय में बताया है कि लास्ट ईयर यानी 2020 जो गुजरा है दिसंबर में, उस दौरान इंडिया ग्लोबल इकोनॉमी 4.3% श्रिंक कर गई। हालांकि नेक्स्ट ये बता रहे हैं कि 4.7% एक्सपेंड करेगी, बाकी देखते हैं क्या होता है। तो इंडिया की इकोनॉमी और ग्लोबल इकोनॉमी दोनों याद रखिएगा। कल ही IMF ने बताया था कि इंडिया की इकोनॉमी 8% कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, और फिक्की ने भी ऐसा ही बताया था। तो ये सब याद रखिएगा। यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स की बात करें तो 1948 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है इसका न्यूयॉर्क में, और हेड कौन है इसके, ल्यू जेनमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनलक्ष्मी बैंक, आप सभी लोग जानते होंगे धनलक्ष्मी बैंक के नए MD एंड CEO कौन अपॉइंट हुए हैं, तो रिसेंटली JK सिवान। कौन, JK सिवान धनलक्ष्मी बैंक के MD एंड CEO अपॉइंट किए गए हैं। ये देख लीजिए, ये है धनलक्ष्मी बैंक और ये है JK सिवान, अब धनलक्ष्मी बैंक के MD एंड CEO होंगे। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, तो सुनील गुरबख्शानी को रिप्लेस कर दिया है MD एंड CEO के तौर पर, और अब JK सिवान MD एंड CEO होंगे धनलक्ष्मी बैंक के। धनलक्ष्मी बैंक की बात करें तो 1927 में इसकी स्थापना हुई थी। फिक्की की भी इसी वर्ष हुई थी, आप याद रखिएगा। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, थ्रिसूर केरल में इसका हेडक्वार्टर है, और चेयरपर्सन कौन है, मिस्टर संजीव कृष्णन। MD एंड CEO कौन अपॉइंट हो गए हैं, JK सिवान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, US ट्रेजरी डिपार्टमेंट, इसकी फर्स्ट वुमेन हेड कौन बनी है, तो US ट्रेजरी डिपार्टमेंट की फर्स्ट वुमेन हेड बनी है जेनेट येलन। तो अमेरिका में जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट है, सब कुछ मान लीजिए यही हैंडल करता है फिनांस का, तो उसकी हेड बनी है जेनेट येलन। ये देख लीजिए, ये है जेनेट येलन, ये US ट्रेजरी सेक्रेटरी, यानी जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट है US का, उसकी फर्स्ट वुमेन हेड बनी है। तो जो वुमेन हेड होता है वही ट्रेजरी सेक्रेटरी भी होता है, आप देखिएगा। मैं आपको बता दूं, जेनेट येलन जो है US के जो रिजर्व बैंक है, US का रिजर्व बैंक जिसको कहते हैं फेडरल रिजर्व, उसकी फर्स्ट वुमेन गवर्नर थी, और अब US का जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट है उसकी भी फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन बन गई हैं। तो जेनेट येलन का नाम जरूर याद रखिएगा। 14 ईयर ओल्ड हैं जेनेट येलन, फर्स्ट फीमेल फेडरल रिजर्व की चीफ थी। तो ये भी याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं अमेरिका की सेंट्रल बैंक का नाम क्या है, तो फेडरल रिजर्व, जैसे इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। US की बात करें तो कैपिटल नहीं बताऊंगा मैं। प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं, 46 बन गए हैं, जॉय बिडेन, ये डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट कौन बनी है, कमला हैरिस। यह क्वेश्चन है, ये जो आपको IT ब्रांड दिए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा IT ब्रांड ग्लोबली मोस्ट वैल्यूड IT ब्रांड है। तो विश्व का सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांड है एक्सेंचर। कौन है, एक्सेंचर। ये US का ब्रांड है, आप देखिएगा। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है, जो टॉप 10 है उनमें लगभग 7 नहीं, मैं ये कह सकता हूँ 4 से 5
इंडिया की हैं, सबसे अच्छी बात ये है। तो ये अपने लिए खुशी बात है। इंडिया का IT सेक्टर तो डेफिनेटली बहुत ग्रोथ कर रहा है। ये देख लीजिए TCS रिसेंटली जो ब्रांड फिनांस द्वारा वर्ल्ड की जानी मानी IT सर्विसेज कंपनी की लिस्ट जारी की गई है, उसमें TCS थर्ड नंबर पे है, थर्ड मोस्ट वैल्यूड IT सर्विसेज कंपनी है। उसके बाद मतलब कि सबसे पहले एक्सेंचर है, फिर IBM है, फिर है TCS। तो आप देख लीजिए जो TCS है उसकी ब्रांड वैल्यू 11% बढ़ गई है, $15 बिलियन के आसपास। लेकिन ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है कि इंडिया की 4 IT कंपनी शामिल हैं टॉप 10 में। TCS नंबर 3 पर है, इन्फोसिस नंबर 4 पर है और CL नंबर 7 पर है और विप्रो 9 पर। तो टॉप 10 ग्लोबल IT फर्म में 4 तो इंडिया की हो गई। नंबर 1 पे है एक्सेंचर जो US की टेक्नोलॉजी फर्म है, यहाँ पर देखिएगा। TCS हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप देखिएगा 1968 में TCS की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? मुंबई में। CEO कौन है? राजेश गोपीनाथन। एक बात और मैं बता दूं, मार्केट कैपिटल के हिसाब से इंडिया की सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल कंपनी कौन सी है? TCS। वो भी देखिए 3000 के आसपास इसका शेयर है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से इंडिया की मोस्ट वैल्यूड कंपनी कौन सी है? TCS। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IAEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर किस सिटी में स्थित है? तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। कहाँ पे है? पेरिस में। क्यों चर्चा में है देख लेते हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया है किसके साथ? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के साथ, जो कि वर्ल्ड की प्रीमियर एनर्जी मॉनिटर कंपनी बोल रहा हूँ, फर्म है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ है वो एनर्जी सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी के फील्ड में काम करेगा साथ मिलकर। तो मेन पर्पज़ यही है, सस्टेनेबल एनर्जी इंडिया को कैसे भी करके मिले, चाहे वो परमाणु से हो या फिर सोलर से हो। इसमें इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इंडिया की हेल्प करेगा, जिसके लिए एक MOU साइन किया गया है। हमारी तरफ से MOU को किसने साइन किया है? तो जो पावर सेक्रेटरी हैं संजीव नंदन सहाई, उन्होंने साइन किया है, और बाकी इनका याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं, जो IEA है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, 1973 में जो ऑयल क्राइसिस पड़ा था, तो OECD द्वारा, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसके द्वारा IEA की स्थापना की गई थी 1974 में। तो इतना अंतर याद रखिएगा। टोटल मेंबर कितने हैं IEA में? 30। इंडिया मेंबर नहीं है इसका। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? फटीह बैरल, जिन्होंने ये एग्रीमेंट साइन किया है, MOU साइन किया है। और मेंबरशिप मैंने आपको बता दिया 30 है, यहाँ पे देखिएगा। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है। आई होप कि आप इन दोनों का जवाब दे पाएंगे। जल्दी ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।